दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसको आप फंडामेंटल कंसेप्ट समझिए। अगर आप स्टेट मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो आप रिएक्ट पे काम नहीं कर सकते हैं, पहली बात। अब सवाल है कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट को पहले समझते हैं। और स्टेट को मैनेज करने के लिए जो यूज स्टेट करके एक एपीआई है रिएक्ट का, स्टेट मैनेजमेंट के लिए कई सारे आपको एपीआई रिएक्ट अवेलेबल कराता है। उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यूज स्टेट, उसके बारे में हम देखेंगे। जितने भी आपके हुक हैं वो सारे हुक का स्टार्टिंग वर्ड होता है यूज। उसके बाद जैसे मैंने स्टेट लिखा तो आपको स्टेट वर्ड आता है। तो आपका ये स्टेट नाम का एक हुक है, यूज स्टेट आप इसको बोलते हैं। जितने भी आपके हुक है वो सारे क्या होते हैं, यूज वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि स्टेट होता क्या है और स्टेट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एप नाम का एक कंपोनेंट बना हुआ है। और अभी मैंने कोई कंपोनेंट बनाया नहीं है दूसरा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एसआरसी के भीतर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक काउंटर नाम का एक स्टेट मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक जेएस या जेएसएक्स, तीनों दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हैं, एक कंपोनेंट बनाएंगे। जो भी कंपोनेंट बनाते हैं वो पास्कल केस में होता है। पास्कल केस का मतलब होता है जिसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा, फिर अगला वर्ड भी कोई आएगा तो वो भी कैपिटल होगा। जैसे मैं जैसे रो लिखूं काउंटर बुक, तो यहाँ जो बुक लिखा हुआ है ना, तो ये भी कैप्स में जा रहा है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसको बोलते हैं पास्कल केस। पास्कल नाम का एक मैथमेटिशियन हुआ था, उसके नाम पर ये पास्कल केस होता है। जैसे कैमल केस होता है, पास्कल केस होता है, अलग अलग केस होते हैं। तो ये आपको समझना है कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो वो आपका कैमल केस नहीं होगा, पास्कल केस होगा, पहली बात। तो इसमें मैंने एक एक्सटेंशन इंक्लूड कर रखा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर ये शॉर्टकट करके मैं फिर यहाँ पर एक बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बनाता हूँ। और जो कंपोनेंट मैं बनाऊंगा वो क्लास कंपोनेंट भी हो सकता है, फंक्शन कंपोनेंट भी हो सकता है। फिलहाल मैं फंक्शन कंपोनेंट बनाऊंगा। तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट करके जैसे ही स्निपेट मुझे दे देगा, जैसे मैंने टैब दबाया। ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट तैयार है। अब इस कंपोनेंट के भीतर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके भीतर कोई स्टेट है अभी, आप इस पे सोचिए और फिर मुझे बताइए कि इसमें स्टेट कोई है। स्टेट का मतलब होता है जैसे कि आप कोई नॉर्मल फंक्शन भी लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में कोई नॉर्मल फंक्शन भी लिखते हैं तो फंक्शन की जो बॉडी है, यहाँ पर रिटर्न के पहले जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे तो ये पूरा का पूरा ही बॉडी है करली ब्रेसेस के। तो रिटर्न के पहले अगर आप कोई वेरिएबल या डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसको एक तरीके का स्टेट मानिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने लेट करके कोई काउंट नाम का वेरिएबल लिख दिया, इनिशियलाइज भी कर देता हूँ जीरो से, तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से वेरिएबल है। और ये वेरिएबल आपके इस कंपोनेंट का स्टेट को बताता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये स्टेट, जैसे मैंने काउंट जीरो लिखा और काउंट को मैं फिर 5 लिख दिया, तो क्या इसमें कोई इश्यू है? अगर इसको मुझे चेक करना है कि इसमें कोई इश्यू है कि नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस कंपोनेंट यहाँ पर मैं h1 लिखता हूँ और एक एक्सप्रेशन के रूप में जावा JSX बोलते हैं जिसे, यहाँ मैंने डाल दिया। तो इसकी वैल्यू जो है, अगर मैं इसको ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ब्रैकेट देंगे ही अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखना है। कई मैं देखता हूँ कि कई हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ब्रैकेट देते ही हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका जो रिटर्न के बाद है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है JSX का, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन या XML भी बोलते हैं, अगर सिंगल लाइन का है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कंपोनेंट मेरा बना हुआ है, स्टेट अभी इसके बाद समझा रहा हूँ। इस कंपोनेंट को मैं यूज करूंगा किसी दूसरे कंपोनेंट में। कंपोनेंट आपका हायरार्की में अक्सर होता है। तो अब मैं एप कंपोनेंट जो मेरा मेन कंपोनेंट है, तो उसके भीतर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ रिटर्न कर दिया काउंटर को।
और यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने एप कंपोनेंट के भीतर इसको इंपोर्ट कर लिया, तो एप के भीतर ये दिखाई देगा। अगर मेरा यहाँ जाकर देखिए ये 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मैं जाकर चेक करूँ, यहाँ मैंने 5 लिखा, अगर मैं यहाँ पर 15 लिख दूँ तो यहाँ 15 आएगा। एक मिनट, हाँ ये अपडेट होगा तभी तो होगा ना, 15 हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ जो डेटा है जिसको मैं स्टेट बोल रहा हूँ, ये अपडेट तो हो ही रहा है, तो फिर इश्यू क्या है? स्टेट मैनेजमेंट की जो हम बोलते हैं कि रिएक्ट के भीतर स्टेट मैनेजमेंट करना एक इशू है कि आप रिएक्ट के भीतर स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे हम कहते हैं ना कि जो इनिशियल वैल्यू है उसको डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ तो अपडेट हो रहा है। तो बात ये नहीं है कि यहाँ पर आपका डेटा अपडेट हो रहा है। मेन चीज़ ये है कि आप अगर अपनी यूआई पे जैसे कोई बटन का क्लिक करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को अपडेट कर दें यूआई के थ्रू, तो वो प्रोवाइड नहीं करता है आपको रिएक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने तो इसको अपडेट किया था, अपडेट हो गया। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो आपको देना पड़ेगा यहाँ। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि यहाँ काउंट लिखा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा अगर कम एलिमेंट होगा रिएक्ट एलिमेंट, तो आपको ये या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट देना होगा या एक्सप्लिसिटली अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, या आप चाहें तो डिप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके भीतर आप जो भी चीज़ लिखना है लिखिए। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, कमेंट करने का उसका तरीका होता है अलग। फिर मैं क्या करता है एक बटन बनाता हूँ। अब इसको क्लिक कर रहा हूँ, आप जाकर चेक कीजिए कि यहाँ पर एक बटन बन गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, क्लिक इवेंट हैंडलर अगर एक फंक्शन यहाँ बनाऊँ इस फंक्शन के भीतर, और मैं चाहूँ कि काउंट की वैल्यू को अपडेट करना, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल। एरो फंक्शन ही बना सकते हैं, मैं ऐसे ही ऐसे बनाना चाहिए एरो फंक्शन ही। हैंडल क्लिक करके एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन ही बना लेता हूँ, क्योंकि मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट को जितना आप ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना बेटर रहेगा। अब ये फंक्शन यहाँ पर कॉन्स्ट लिखिए। अगर ये फंक्शन को मैं यहाँ पर इसकी क्या कर रहा हूँ कि क्लिक करने पर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो मैंने काउंट को कर दिया 6 कर दिया, या आप काउंट +1 भी लिख सकते हैं, ये तो समझाना है केवल। ये इसलिए आ रहा है कि आपने डिक्लेयर फंक्शन तो किया, इसको यूज कहीं नहीं किया है। अब इस बटन पे क्या करता हूँ, इस इवेंट हैंडल को यूज करता हूँ ऑन क्लिक। देखिए कि आपका रिएक्ट में जो भी इवेंट हैंडल होता है वो HTML की तरह ही होता है, लेकिन ये कैमल केस में होता है। कैमल केस में क्या होता है कि पहला जो आपका लेटर होगा स्मॉल होगा, जो अगला वर्ड आएगा उसके बाद वो कैपिटल में होगा। जबकि वो पहले मैंने बताया था कि जो भी कंपोनेंट आप लिखते हैं तो वो पास्कल केस में होता है। तो अब आपने ये लिख दिया, अब ये वैल्यू मांग रहा है, तो ऑन क्लिक पे मैंने हैंडल क्लिक नाम का ये दे दिया। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना है, इसको एक्सिक्यूट नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। केवल आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के भीतर। जो करली ब्रेस है वो आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए देता है रिएक्ट। अब इसके बाद अगर आप इस पे जाकर चेक कीजिए कि ये क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, और मैं सिंपली यहाँ अलर्ट लिख रहा हूँ और कुछ इसमें हाई लिख दे रहा हूँ। चेक करना है कि ये क्लिक इवेंट हैंडल हो रहा है कि नहीं, हो तो रहा है।
तो क्या ये जब क्लिक हैंडल हो रहा है तो फिर ये इसकी वैल्यू को बढ़ा क्यों नहीं रहा है? सोचने वाली बात है। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ा क्यों नहीं रहा है? तो आप पहले इसको चेक कीजिए रियली इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है कि नहीं। तो इसको CLG करके कंसोल में इसको चेक कीजिए, आपको मेरी बात तब समझ में आएगी। अब मैं कंसोल में जाके चेक करूंगा, F12 दबा दिया और कंसोल में चेक कीजिए कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं। यहाँ पर जब क्लिक करूंगा 16, 17, 18, 19 हो रहा है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप जो नॉर्मली जो काम करते हैं वो काम तो आपका हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं हो रहा है। इवेंट हैंडलिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ अपडेट हो रहा है, यहाँ पर जो आपको कंसोल में दिख रहा है कि अपडेट हो रहा है, वो यूआई पे आपका अपडेट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूआई पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट जो है आपको कई सारे हुक्स प्रोवाइड करता है। उसमें से एक हुक का नाम है आपका यूज स्टेट। आपका हुक का नाम क्या है? यूज स्टेट। आपको पहले स्टेट समझ में आना चाहिए, स्टेट क्या हो, इसलिए मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूँ। आपका ये स्टेट क्या है? ये डेटा आपका जो है इंटरनल डेटा जो भी होता है फंक्शन के भीतर, वो आपका फंक्शन के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लेते हैं यहाँ फंक्शन की वैल्यू, काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो स्टेट एक तरीके से चेंज हो रहा है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि स्टेट चेंज नहीं होता। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या रिएक्ट के भीतर स्टेट जो है वो अपडेट होता है कि नहीं विदाउट यूजिंग हुक, तो आप कहेंगे कि हुक के बिना भी आपका स्टेट अपडेट होता है। इशू केवल ये होता है कि आपका ईवाई पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ईवाई पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए रिएक्ट क्या करता है, कई सारे हुक्स प्रोवाइड करता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट हुक है जो फंडामेंटल है, इन द सेंस कि आप यूज स्टेट, जो ये हुक है इसको आप यूज करके आप अपने फंक्शन कंपोनेंट में अपने स्टेट को अपडेट करेंगे। अपडेट तो हो ही रहा है, केवल उसको आप यूआई पे शो करेंगे। अब इसका लॉजिक समझना है कि यूज स्टेट जो ये करता क्या है। पहली बात आप समझ लीजिए कि यूज स्टेट एक फंक्शन है, और एक ऐसा फंक्शन है जो आप अगर इसको चेक करेंगे यूज स्टेट को, तो यूज स्टेट को चेक करने के लिए क्या कीजिए कि आप ऐसा कर लीजिए कि पहले ये जो वेरिएबल है ना दोनों मैंने बनाया है, इस दोनों को मैं हटा देता हूँ या रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले यूज स्टेट को समझिए। यहाँ दिख रहा है यूज स्टेट। अब जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो इसमें पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। यूज स्टेट के बारे में दे रहा है कि रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। मतलब क्या दे रहा है कि रिएक्ट क्या करता है, आपको यूज स्टेट क्या देता है, एक अरे रिटर्न करता है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, अरे जब भी रिटर्न होता है तो दो चीज देता है। यहाँ पर एक पहला वैल्यू दे रहा है अनडिफाइंड दे रहा है, और दूसरा एक वैल्यू जो एक फंक्शन रिटर्न करता है, सेट स्टेट एक्शन नाम का एक फंक्शन रिटर्न करता है। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक तरह का एक डिस्पैच करके फंक्शन है, तो इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। रिटर्न्स स्टेटफुल वैल्यू। स्टेटफुल वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू स्टेटफुल है, मतलब जो चेंज हो रही है भीतर डेटा, उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, एंड अ फंक्शन टू अपडेट, और उस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन भी देता है। अब मान लेते हैं कि मैंने शुरू में तो आपको दो वैल्यू, एक इनिशियल वैल्यू है, मैं सपोज कीजिए कि 1 दे दिया या 0 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो वैल्यू रिटर्न किया वो मैं कॉन्स्ट करके डेटा लिख देता हूँ। 2 मिनट के लिए आप ऐसे समझिए, ठीक है। अब ये डेटा मैंने अभी यूज नहीं किया, मैं इसको यूज करता कंसोल के भीतर CLG लिखा, और मैं चेक करूंगा कि ये जो यूज स्टेट है अगर 0 है तो ये डेटा का वैल्यू क्या दे रहा है। तो मैंने बताया कि ये जो यूज स्टेट है रिटर्न क्या करता है, एक अरे रिटर्न करता है जिसके दो वैल्यू होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं उस अरे में। पहला एलिमेंट इनिशियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसके फंक्शन को रिटर्न करता है जो अपडेट करने का काम करता है, अपडेट फंक्शन रिटर्न करता है। तो मैं चल के यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखा के आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ दो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, मैं फिर से सेव करके दोबारा से रीलोड करता हूँ कि क्लीन हो जाए। अब देखिए ये क्या दे रहा है, ये पहले 0 दे रहा है, फिर एक फंक्शन दे रहा है, एक अरे रिटर्न कर रहा है जिसके दो वैल्यू है। 0 इंडेक्स पे 0 दे रहा है, 1 इंडेक्स पे फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन अपडेट। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ 11 लिख दिया। 11 लिखने का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू 11 है और एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो जाकर चेक कीजिए,
यहाँ पर पहले 11 रिटर्न कर रहा है और यहाँ एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये अरे आपको रिटर्न करता है जिसके दो एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट का वैल्यू वो इनिशियल स्टेट है और ये फंक्शन रिटर्न करता है जिससे आप अपने इस इनिशियल स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ये यूज स्टेट का बेसिक मैंने बताया। अगर आप डी स्ट्रक्चरिंग जानते हैं, ये जो डेटा आपको मिला तो आप क्या करेंगे, इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं या डायरेक्ट भी यहाँ डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आप इसको अगर डी स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अरे है तो अरे के केस में अरे लगाएंगे और यहाँ पर जो इनिशियल है उसी इनिशियल को मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जो इनिशियलाइज वहाँ कर रहे थे पीछे उसकी जगह मैं यहाँ इनिशियलाइज 11, 10 या 0 जो भी करना है कर लीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 कर रहा हूँ, डेटा भी हटा दिया। और दूसरा जो आपका जब इसको डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो दूसरा जो वैल्यू है वो आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर एफ लिख दीजिए फंक्शन का नाम या कुछ भी नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप एक, लेकिन ऐसा लिखिए जो मीनिंगफुल हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ सेट काउंट या सेट काउंटर। तो ये एक फंक्शन का नाम हुआ जो बता रहा है कि ये इस मतलब मीनिंगफुल है कि ये काउंट को बढ़ाएगा। तो काउंट अगर बढ़ा रहा है तो सेट काउंट लिख दीजिए या अपडेट काउंट लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिखना चाहूँगा जो, ऐसा नहीं सोचना, कई बार सोचते हैं कि हम नहीं सेट काउंट ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पहला जो है आपका इनिशियल वैल्यू को रख रहा है और ये फंक्शन को होल्ड कर रहा है। अब ये यहाँ एरो इसलिए दिखा रहा है कि डिक्लेयर हुआ, ये वेवी लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ लेकिन इसका यूज नहीं हुआ है। अब सवाल है कि इसको यूज कहाँ करेंगे। इसको यूज आप यहाँ पर करेंगे। देखिए आप जब अपने इवेंट को इवेंट हैंडलर बनाए हैं, जो भी इवेंट हैंडल क्लिक, इसमें जैसे यहाँ आप अपडेट कर रहे थे ना, तो इस तरीके से आप अपडेट नहीं करेंगे। आप अपडेट करने के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे, अपडेट काउंट का। अपडेट काउंट को यहाँ कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उसको एक वैल्यू पास करेंगे। वो वैल्यू वो होगा जिस रूल से वे अपडेट होगा। मान लेते हैं आप इसको काउंट +2 लिख दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो आपका ये इनिशियल वैल्यू है 0 है उसमें 2 जोड़ के दे देगा और रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। जब 2 रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू फिर ये 2 हो जाएगा, मतलब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर काउंट की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर फिर अगली बार जब ये कॉल होगा, अगली बार बटन क्लिक करेंगे तो ये कॉल होगा फिर दोबारा। ये पिछले काउंट को अपने मेमोरी में रखेगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 को ये फिर इसको पास कर देगा इनिशियल, ये फिर इनिशियल वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये फिर 4 हो गया, फिर ये 4 यहाँ पर आएगा, फिर 2 तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका अपडेट होते रहेगा। तो अब इसको मैं कर लिया। अब आप इसमें चल के देखिए कि अब क्या हो रहा है। और आप इस केस में क्या देखेंगे कि पहले तो अपडेट नहीं हो रहा था यूआई पे, लेकिन जैसे ही आपने यूज स्टेट को यूज करके आपने अपने इवेंट हैंडलर में यूज किया इस अपडेट फंक्शन को, तो आपका यूज स्टेट अपडेट होगा। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ जैसे क्लिक करूँगा क्या होगा, 2 हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ बढ़ रहा है। और इनिशियल स्टेट अभी जो है ना चेंज हो रहा है। इनिशियल स्टेट क्या हो रहा है, काउंट क्या है, काउंट को अगर आप जाके चेक कीजिए, यहाँ काउंट जो है ये इनिशियल स्टेट चेंज हो रहा है। ये जो आपका इनिशियल स्टेट है बार बार चेंज हो रहा है। इनिशियल स्टेट भी ऐसा नहीं है फिक्स है कि 0 रख दिया तो 0 ही रहेगा। ये आपका वैल्यू अपडेट हो रहा है और इनिशियल स्टेट यहाँ चेंज हो रहा है। वही अपडेट हो रहा है जो पिछला, वो यहाँ क्लिक करते जाएंगे और आप देख रहे हैं कि ये अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने लर्न किया कि आपका यूज स्टेट का क्या रोल है, कि यूज स्टेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि आपने यूआई पर किसी डेटा के स्टेट में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को शो कर सकते हैं। बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अब कुछ इसमें 1-2 और भी पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने लायक है। एक चीज़ ये है कि जब भी आप अपना यूज स्टेट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेटा डालेंगे वो डेटा क्या हो सकता है। देखिए आपका डेटा जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ 0 लिया है, तो ऐसा नहीं कि आप 0 ही लेंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही लेंगे। ये डेटा आपका एक सिंपल प्रिमिटिव डेटा भी हो सकता है, जैसे 0 है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी आपका हो सकता है ये स्ट्रिंग, या आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर आपका अरे टाइप का भी कोई डेटा हो सकता है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट टाइप का भी डेटा हो सकता है। मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा भी हो सकता है